गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वेरियस डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशन, 8 पॉइंट्स हुए थे। उसके बाद देखिए कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जो रिटेल स्टोर में की जाती हैं, जो आपको अदर्स में दी हुई हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे डिसीज़न हैं जो कि मैनेजमेंट को लेने होते हैं, या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कस्टमर्स को इनको प्रोवाइड करनी होती हैं। तो दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस रिटेल ऑपरेशन, है ना, वो उसमें होना चाहिए। सबसे पहला देखिए जो डिसीज़न लिया जाता है मैनेजमेंट प्रीमाइस डायमेंशन, कि जो भी प्रीमाइसेस है रिटेल स्टोर है उसका ओपनिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम क्या होगा, दे हैव टू डिसाइड, है ना, एंड दे हैव टू टेल द कंज्यूमर्स, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आ सके। तो टाइमिंग शुड बी कंफर्टेबल फॉर बोथ, रिटेल स्टोर के लिए भी मैनेज करना ईजी हो और कंज्यूमर्स के लिए भी, है ना। तो जैसे भी इंस्ट्रक्शंस हों गवर्नमेंट की, जैसे आजकल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कोरोना टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग ओपन करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो फिर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम है अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द कंज्यूमर होना चाहिए। स्टोर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, है ना, कि स्टोर में जो है वो अगर कुछ फायर लगने के चांसेस हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए कि उसको बुझाया जा सके। और इसके अलावा जो अदर सिक्योरिटी है स्टोर की, है ना, जैसे आपने देखा होगा रिटेल स्टोर में एक गेट कीपर होता है, एक गनमैन भी होता है ना। तो इस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके का वो स्टोर है कि बहुत प्रीशियस आइटम है, बहुत कीमती आइटम है, तो उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी होनी चाहिए। और अगर जनरल आइटम्स है तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट नाइट टाइमिंग, कि ऐसा नहीं हो कि 24 आवर्स वो ओपन रहे। अगर 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट है तो 24/7 भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू द प्लेस, कि लोकेशन क्या है, प्लेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग नाइट टाइमिंग भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बहुत जल्दी भी ऐसा ना हो कि बंद कर दिया जाए, कि 8 o'clock आप बंद कर दें जब कंज्यूमर के आने का टाइम है, और ऐसा भी ना हो कि बहुत लेट तक खुला रहे। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की जो प्लेसमेंट है वो भी सही ढंग से की जानी चाहिए, है ना, कि कंज्यूमर्स को ढूंढने में, मतलब उसका जो डिस्प्ले है वो भी ठीक हो, ताकि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट को ढूंढने में टाइम ना लगे, है ना। एक जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो एक साथ होने चाहिए। और प्रॉपर विंडो डिस्प्ले जो आजकल होती है, कि विंडो डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर है वो उसको देखकर उसको आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो किस तरीके का है और किस ग्रुप में आपने रखा हुआ है। एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट, कि इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, है ना, कि जैसे जनरेटर फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए, या कोई मतलब इस तरह का इक्विपमेंट है जिसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो पावर सप्लाई का उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से प्रीमाइस की जो डायमेंशन है उसको मैनेज करना होता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी या स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्टोर की ये एक्टिविटीज़ जो है वो उनको ध्यान में रखनी होती है। जैसे स्टोर क्लीनलीनेस, बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, तो उसको मैनेज करना है, कि उनको स्वीपर्स का जो है वो अरेंजमेंट करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि हाउ टू कीप क्लीन द स्टोर, है ना। तो इस तरीके से जो है वो उसकी मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना है, कि अगर कोई प्रोडक्ट, ये भी ध्यान देना होता है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो रखे हुए हैं और अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो उनको साथ साथ आपको हटाना होता है। ऐसा ना हो कि जो कंज्यूमर है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट परचेज़ करके ले जाए, है ना। इसी तरीके से लाइजन विद द वेरियस सिविक एजेंसीज, इनके साथ भी कॉपरेशन होना चाहिए। डीलिंग विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ भी डीलिंग सही ढंग से की जानी चाहिए। क्रेडिट मैनेजमेंट होना चाहिए, कि अगर आप क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको आप सही ढंग से मैनेज करें, ताकि स्टोर को कोई लॉस ना हो और कंज्यूमर्स की गुडविल को भी कोई इफ़ेक्ट ना हो, है ना। और स्मूथ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कंज्यूमर्स की आपने ये देखना है कि जो एंट्री एंड एग्जिट है उसमें उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और इसी तरह से इंश्योरेंस स्कीम का इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स और वी कैन से इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो भी कराया जाना चाहिए, कि अगर कुछ ऐसा एबनॉर्मल इंसिडेंट हो जाता है तो फिर उसको संभाला जा सके। एंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना। कभी पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, या कोई रूल या रेगुलेशन जो सरकार ने बनाया है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है। नेक्स्ट है मैनेजिंग टेक्नोलॉजी, कि जो रिटेल इंडस्ट्री है वो बिना टेक्नोलॉजी के आगे नहीं बढ़ सकती। और जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वी कैन से कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ रिटेल बिजनेस। आप देखिए मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह से अडॉप्ट की जाती है, क्यों की जाती है, फॉर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी
एफिशिएंसी को ऑपरेट करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, फॉर इंटीग्रेटिंग इन्वेंट्री, है ना, इन्वेंट्री को इंटीग्रेट करने के लिए, मर्चेंडाइज बिलिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़, है ना, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। जैसे आप देखते हैं बिलिंग के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है ना, और फीडबैक के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब आप बिलिंग कराते हैं तो आपसे सारी डिटेल ले ली जाती है, तो कंज्यूमर का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टोर, कि स्टोर की स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, या कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, है ना, तो इस तरह से हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है डी पार्ट, मैनेजिंग स्टोर मेंटेनेंस एंड रेनोवेशंस, कि स्टोर मेंटेनेंस को भी मैनेज करना पड़ता है, स्टोर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी रखनी पड़ती हैं फिज़िकल, जिससे जो है कंज्यूमर्स को आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। जैसे पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर कंज्यूमर आता है उसको पार्किंग में दिक्कत आती है तो नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट कम, है ना, तो पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और उनके जो भी व्हीकल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी कुछ अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। तो जैसा कि जनरली होता है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, है ना, चाहे वो इसके लिए चार्ज लेते हों। स्मूथ एंट्री एंड एग्ज़िट, कि एग्ज़िट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो उनको, है ना, उसको देखना है। मेंटेनेंस ऑफ इंटीरियर विंडोज़, कि जो इंटीरियर प्रोडक्ट रखे हुए हैं उनकी विंडो, वॉल, लाइटिंग, डिस्प्ले, उसको भी ध्यान में रखना है कि उसको सही ढंग से मैनेज करना है, ताकि कंज्यूमर्स इजीली प्रोडक्ट को देख सकें, डिस्प्ले हो सके और वो परचेज़ कर सकें। और इसी तरह से क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। रेगुलरली क्लीनिंग लाइट फिक्सचर्स, जो फिक्सचर्स वहाँ पे रखे हुए हैं वो डर्टी नहीं होने चाहिए। रिप्लेसिंग डैमेज्ड इंटीरियर, कि अगर कोई इंटीरियर ख़राब हो गया है तो उसको साथ के साथ रिप्लेस करवाया जाए, है ना। और इसी तरह से टाइमली रेनोवेशंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो रेनोवेशन भी टाइमली होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। और इसी तरीके से बजट भी देखा जाना चाहिए कि फ्यूचर रेनोवेशन के लिए आपको जो बजट चाहिए उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जानी चाहिए। जो पीछे एक ऑपरेशन आया भी था कि उसके अकॉर्डिंग आपको बजट प्रिपेयर किए जाने चाहिए, ताकि आप मनी का अरेंजमेंट भी आप कर सकें। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग स्टोर सिक्योरिटी, कि आपने स्टोर को भी देखना है, गोडाउन है अगर आपके पास तो उसकी सिक्योरिटी को भी आपने ध्यान में रखना है, या जो रिटेल स्टोर है उसकी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी या मर्चेंडाइज सिक्योरिटी के ऊपर भी आपने फोकस करना है, जिसमें आपने कस्टमर अगर रात में शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो उनकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। कंफर्टेबल डे टाइम शॉपिंग, कि अगर डे टाइम में आते हैं तो भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, है ना, और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यूनिफॉर्म में होने चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट भी की जानी चाहिए। साथ के साथ जो टीवी कैमराज़ हैं, कैमराज़ भी लगे होने चाहिए, ताकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप उसमें देख सकें कि ये प्रॉब्लम आई तो क्यों आई। एंड अदर डिवाइसेस भी जो जिनके रिक्वायरमेंट है वो होने चाहिए स्टोर के अंदर, स्टोर की सिक्योरिटी के लिए। और इसी तरह से फ्रीक्वेंट बैंक डिपॉजिट, जितना आपके पास डेली का कैश इनफ्लो होता है वो साथ के साथ बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाए, ताकि इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। तो इस तरह से आपका रिटेल स्टोर है या आपका गोडाउन है, उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए छोटे छोटे से पार्ट है मैनेजिंग इंश्योरेंस, कि आपको इंश्योरेंस को भी मैनेज करना आना चाहिए। अब इंश्योरेंस में जैसे पहले भी आया था कि वर्कर्स जो आपने लगाए हुए हैं उनकी आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें, है ना, और जितने प्रोडक्ट आपके पास हैं, जितने मर्चेंडाइज आपके पास हैं उसकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें। प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं टू द वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंसर्न। इसी तरह से पेइंग द एंटायर प्रीमियम और पार्ट ऑफ द एंटायर प्रीमियम, कि हेल्थ इंश्योरेंस का या जो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस है उसका हो सकता है 100% प्रीमियम आप पे करें, और ये भी हो सकता है कुछ परसेंट आप करें और कुछ परसेंट एम्प्लॉय करें, है ना। तो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट अगर आप प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को तो उनको अच्छा लगेगा और वो काफ़ी अच्छे से काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू अनसेफ कंडीशन, अगर आपको लगता है कभी भी अनसेफ फील करते हैं वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये मेन काम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग क्रेडिट मैनेजमेंट, कि क्रेडिट मैनेजमेंट को भी जो है वो ध्यान में रखें। जैसे सपोज़ आपको पेमेंट रिसीव करनी है ना, आप कस्टमर्स को जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो मैनेजमेंट है वो आपको हेल्प करता है कि आप कस्टमर से आप किस तरह से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो उसमें डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ द पेमेंट, कि आप किस तरह से पेमेंट ले सकते हैं, कैश में, चेक में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट प्लान, कि आपका अपना क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, है ना। और किसको आप देंगे, डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट परचेज। ऐसा नहीं है कि जो भी आया उसको आपने क्रेडिट दे दिया, उसकी कुछ ना कुछ टर्म्स होती हैं। तो डिसाइडिंग क्रेडिट टर्म्स, कि कौन सी कंडीशंस पूरी होंगी तो आप क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर लेट पेमेंट होती है या नॉन पेमेंट होती है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, है ना। कोई पेनल्टी लगाएंगे, किस तरीके से आप उनसे अमाउंट रिसीव करेंगे। तो आपने कोई सिक्योरिटी भी रखनी है। अगर आप क्रेडिट पर गुड्स को सेल कर रहे हैं तो रिटेल स्टोर उसके अगेंस्ट को सिक्योरिटी भी रखता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट या बेड डेट्स है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। या ये जो ऑपरेशंस हैं मतलब मैनेजमेंट के, वो इनमें हेल्प करते हैं रिकवरिंग द बेड डेट्स, कि अगर कोई बेड डेट्स हो जाते हैं तो उसको किस तरह से रिकवर करना है। मैनेजमेंट के ये जो क्रेडिट मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये इनको किस तरह से रिकवर करना है उसमें हेल्प करते हैं डिसीज़न लेने में। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी रिटेल स्टोर में की जाती हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग कंप्यूटराइजेशन, कि कंप्यूटराइजेशन भी एक ऐसी प्रोसेस है विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर ऑपरेशन, है ना। ऑब्वियसली और नेसेसरी हो गई है ये। तो इसके लिए देखो ये डायमेंशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड की जाए। प्रोवाइडिंग चेकआउट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, वेरीफाइंग चेक एंड चार्ज ट्रांजेक्शन, प्रोवाइडिंग इंस्टेंट सेल्स मॉनिटर, है ना, कि सेल्स मॉनिटर उनको इंस्टेंट प्रोवाइड करना। एंड सेंडिंग स्टोर्स मैसेजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, कि जो भी मैसेजेस हैं वो कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करना। तो ये हमारा कंप्यूटराइजेशन को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो भी इसमें आता है। और कंप्यूटराइजेशन आज के टाइम में ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने में भी काफ़ी हेल्प कर रहा है। इसी तरह से अगर आपने कोई आउटसोर्सिंग सर्विस ली हुई है तो उसको भी मैनेज करना इसमें आता है। जैसे आपने कोई बाहर की पार्टी ली है, जैसे सपोज़ कोई एम्प्लॉयज़ हैं वो आउटसोर्सिंग के थ्रू लगाए हैं, या कोई और सर्विसेज आप ले रहे हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू, तो अंडरटेकिंग ऑपरेशन फंक्शंस बाय आउटसाइड पार्टीज़, ये इसमें इंक्लूड होता है ना। और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इससे रिड्यूस होती है, कि आप एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट है इससे कम कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग से हो सकता है आपको कम रेट पर एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो जाएं। और रिड्यूसिंग डिवोटेड टाइम, कि आप डिवोटेड टाइम को भी कम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम आउटसोर्सिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी मैनेज कर सकते हैं रिटेलिंग ऑपरेशंस की मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है मैनेजिंग क्राइसिस, कि कई बार जो रिटेलर्स हैं उनको कई क्राइसिस से गुजरना पड़ता है जिनको उनको मैनेज करना होता है। जैसे कोई कंटीजेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है वीकेंड से, तो उसके लिए प्लान बनाना। हैंडलिंग क्राइसिस, जैसे आग लग गई स्टोर के अंदर, है ना, वाटर पाइप लीक हो गया, है ना, या ब्रोकन हो गया, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। कम्युनिकेटिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, कि अगर आपको इमरजेंसी में कुछ कॉल करना है तो आप पुलिस या फायर डिपार्टमेंट में आप किस तरह से कॉल कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट करना। या मेंटेनिंग कोऑपरेशन इनसाइड एंड आउटसाइड, कि अंदर और बाहर कोऑपरेशन मेंटेन करना, वो सारी एक्टिविटीज़ भी इसमें आती हैं, है ना। तो इस तरीके से इसमें इस चैप्टर में आपको ये बताया कि रिटेलिंग ऑपरेशंस को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो सिर्फ वही नहीं है जो आपको दिखाई देता है बाहर, है ना, कि सिंपल आपने प्रोडक्ट उसमें सजा दिए और कंज्यूमर आए और उन्होंने परचेज़ कर लिया। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो रिटेल स्टोर में की जाती हैं। इन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर भी एक मैनेजर होता है ये सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। और आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट।